नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रिवीजन लेक्चर्स में। अभी तक हम लोगों ने कंपनीज एक्ट पूरा रिवाइज कर लिया है और आपके लिए वो मौजूद है। अदर एक्ट्स में हम लोग फर्स्ट एक्ट स्टार्ट किए थे जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसका यूनिट 1 वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, वो भी हमने रिवाइज कर लिया था। अब हम जा रहे हैं यूनिट 2 की तरफ और यूनिट 2 बात करता है बेलमेंट और प्लेज की। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे आज के इस वीडियो में बेलमेंट और प्लेज। अगर आपको ये रिवीजन लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बट देन थोड़ा सा टाइम नहीं लगा रहे सब्सक्राइब करने। दोस्तों प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब करने के लिए इतनी सी एफर्ट्स आप भी कर लो, बिकॉज यहाँ पर बहुत एफर्ट्स इन्वॉल्व है। चलो ठीक है, फिर लेट्स बिगिन विथ आवर रिवीजन। तो ये चैप्टर है सर बेलमेंट और प्लेज का। ये चैप्टर में सबसे पहला पार्ट आता है बेलमेंट का। बेलमेंट पढ़ने से पहले बेलमेंट ये वर्ड कैसे बना ये भी हम देख लेते हैं। तो एक फ्रेंच वर्ड था बेलियर, उससे ये बेलमेंट वर्ड निकला है। बेलियर का मतलब होता है टू डिलीवर। अगर आप एटिमोलॉजिकली देखो, एटिमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वर्ड्स, मतलब अगर आप एटिमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वर्ड, अगर आप एटिमोलॉजिकली देखो तो ये जो वर्ड है बेलमेंट, इसका मतलब ही होता है टू हैंड ओवर और चेंज इन अ पोजीशन, और वहां से ये वर्ड बेलमेंट का इजाद हुआ। सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बेलमेंट के बारे में, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। वो बोलता है कि बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, ओके, अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट that the goods shall, when the such purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. इसका मतलब यह है कि एक बंदा अपने गुड्स दूसरे बंदे को दे रहा है फॉर सर्टन पर्पस, और एक बार जब ये पर्पस कंप्लीट हो जाए तो ये दूसरा बंदा वापस से गुड्स दे देगा, या ये गुड्स खत्म भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल्स देते वक्त मैं कॉटन आपको दे सकता हूं और आप उसके थ्रेड्स बना के दे सकते हो। तो गुड्स कॉटन जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, रिटर्न करते वक्त आप मुझे थ्रेड्स या हो सकता है डायरेक्टली क्लोथ्स वापस कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूम हो जाए। ठीक है, मैंने आपको गोल्ड कॉइन्स दिए थे, आपने उसको मेल्ट करके उसकी रिंग बना दिया और कोई और ऑर्नामेंट बनाया, तो वो कंज्यूम हो गया, दूसरा ऑर्नामेंट या दूसरा प्रोडक्ट बन गया। तो ये होता है बेलमेंट। इसमें हमने देखा था कि दो पार्टीज होते हैं, बेलर और बेली। इसका एक और नाम होता है पॉनर और पॉनी, और मतलब वो नीचे हमने नीचे देखा था प्लेज में, बट ठीक है यहाँ पर हम क्योंकि प्लेज इज ऑल्सो बेलमेंट आप बोल सकते हैं, बट स्टिक अभी जब वहां का रिवीजन करेंगे तो वहां पर जाएंगे। यहाँ पर आपको हमने बताया था बेलर और बेली। बेलर इज अ पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स एंड बेली इज अ पर्सन हु रिसीव्स द गुड्स। और कुछ इसेंशियल होने चाहिए, इसेंशियल्स एलिमेंट होने चाहिए एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। क्या इसेंशियल एलिमेंट है सर? सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी देयर, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा रहेगा क्या करना है और क्यों करना है। दूसरा, इसमें कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है, यानी आप बिना कंसिडरेशन के भी बेलमेंट कर सकते हो, और उसका एक नाम भी है, हम आगे रिवाइज करेंगे। फिर आपने बोला कि सर डिलीवरी ऑफ गुड्स बहुत जरूरी है। इफ देयर इज नो डिलीवरी देयर इज नो बेलमेंट। डिलीवरी सर दो टाइप की हो सकती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकली आप प्रोडक्ट उठाकर उसको हैंड ओवर कर रहे हो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब मेरी कार है, मैं अपनी चाबी उसको दे रहा हूं, इसका मतलब मैंने उसको कार की डिलीवरी दे दी। तो यू आर डूइंग एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग जिससे मेन प्रोडक्ट या गुड्स की डिलीवरी हो गई, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद सर पर्पस होना चाहिए, पर्पस कैसा भी हो लेकिन होना चाहिए, और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। फिर सर पोजीशन के बारे में बोला था कि पोजीशन ऑफ गुड्स चेंज होता है तभी बेलमेंट होता है सर। अगर गुड्स आप ही के पास है तो ये कोई बेलमेंट नहीं हुआ। और हमने एक और बात बोली थी कि मियर कस्टडी इज नो बेलमेंट। मियर कस्टडी यानी सर आपके सर्वेंट है, आपके गुड्स पकड़ के बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेलमेंट है। मतलब आपने ड्राइवर रखा है और उसको बोला है अपनी गाड़ी यहां से वहां ले जाना, तो ये ड्राइवर के पोजीशन में नहीं है, ड्राइवर की कस्टडी में है। तो इधर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड पोजीशन, वो आपको देखना है। तो मियर कस्टडी इज नो पोजीशन, और मियर कस्टडी के केस में हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। हमने एक लॉकर का भी एग्जांपल लिया था। आप लॉकर अगर बैंक में ओपन करते हो और वहां पर आपने अपना कुछ कीमती सोना चांदी रखा हुआ है, तो वो बैंक के पोजीशन में नहीं है, बैंक के कस्टडी में है। पोजीशन अभी भी आपके पास है, बिकॉज उस लॉकर की चाबी आपके पास है। इज दैट ओके? फिर हमने देखा था रिटर्न करना गुड्स को बहुत जरूरी है। एक तो गुड्स रिटर्न होंगे कैसे?
एक तो सेम वैसे के वैसे गुड्स रिटर्न होंगे या गुड्स चेंज होकर भी रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन वो जो चेंज होगा वो एज पर बेलर्स इंस्ट्रक्शन चेंज होना चाहिए। इज दैट क्लियर? फिर हमने देखा था कि सर गुड्स को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सेम गुड देना पड़ेगा। आप हायर वैल्यू का हायर क्वालिटी का भी गुड्स नहीं दे सकते। मैंने मेरी इनोवा अगर सर्विसिंग के लिए दी है तो मुझे मेरी ही इनोवा वापस चाहिए, मुझे किसी और की इनोवा भी नहीं चलेगी, इनोवा की जगह मर्सिडीज बेंज भी नहीं चलेगी, मेरी ही इनोवा। मतलब ऑफ कोर्स आई वुड टेक मर्सिडीज बेंज, बट देन मैं आपको एक एज पर लॉ बता रहा हूं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो अपने बैंक अकाउंट्स में, that is not bailment because same notes, currency notes are not being returned to you when you withdraw it from any of the ATMs or anything else। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने देखा था सर अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं बेलमेंट के। पहला देखा था डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन बिहाफ टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स यूज ओनली। दूसरा गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज। फिर हायरिंग ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू क्रेडिटर एज सिक्योरिटी, डिलीवरिंग गुड्स फॉर रिपेयर विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन, फिर डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरेज। मैंने जब आपको ये पढ़ाया था मैंने आपको बताया था डिलीवरिंग गुड्स टू क्रेडिटर टू सर्व एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन, इसको आप प्लेज भी बोल सकते हो। अब आप क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको ये चीज ज्यादा समझ में अच्छे से आ रही है। सर प्लेज इसलिए बोल सकते, पहले अगर मैं बोल देता ये प्लेज होता है तो बच्चे सर आप तो बेलमेंट पढ़ा रहे हैं और प्लेज का एग्जांपल बेलमेंट में क्यों लिखा है? बिकॉज प्लेज इज नथिंग बट बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर एज अ सिक्योरिटी। ओके, देन हम देख रहे थे डिलीवरिंग गुड्स फॉर रिपेयर्स विद और विदाउट रेम्यूनरेशन और डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरेज। ये सारे बेलमेंट के अलग अलग टाइप्स के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। फिर सर बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स हमने बेलमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक ग्रेट्युटियस और एक नॉन ग्रेट्युटियस। सर ये जो ग्रेट्युटियस बेलमेंट होता है दिस आर डन फ्री ऑफ चार्ज एंड दिस आर फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ आइदर द बेलर और द बेली। लेकिन सर नॉन ग्रेट्युटियस बेलमेंट जो होते हैं ये होते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दे आर बेनिफिटिंग बोथ द बेलर एज वेल एज बेली। तो ये इट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। बट देन ग्रेट्युटियस बेलमेंट इज लाइक कि चल भाई फ्री ऑफ चार्ज, दोस्त आया उसने गाड़ी मांगी मैंने उसको दे दिया। दूसरा मैं ज़ूम कार में अपनी गाड़ी दे रहा हूं, मैं ज़ूम कार में अपनी गाड़ी किसी कस्टमर को दे रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है। ऑफ कोर्स एक मैंने ग्रेट्युटियसली किया मतलब विदाउट एनी होप्स ऑफ एनी चार्जेस, बट ज़ूम कार वाला तो कोई चार्जेस एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना, तो वो भी है। फिर हमने ड्यूटीज देखी थी। पहले हम देखते हैं बेलर की क्या क्या ड्यूटी है। सर अगर आपको कोई फैक्ट पता है गुड्स के बारे में जो कि बेली को पता रहना चाहिए तो उसको बताओ। अगर आपको कोई चीज पता है और आपने बेली को नहीं बताया, फॉर एग्जाम्पल ज़ूम कार है, आपको पता है गाड़ी में ब्रेक नहीं है और आप बेली को बता भी नहीं रहे हो कि भाई जो गाड़ी तो हायर करके जा रहा है उसमें ब्रेक नहीं है, और अगर उसको कुछ इसकी वजह से नुकसान होता है तो आप उसकी भरपाई करके देंगे, यू विल बी लायबल। और अगर उसमें भी अगर स्पेसिफिकली इफ द गुड्स आर बिल्ड फॉर हायर तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे खुद को नहीं पता था भाई। देखो यहां ऊपर लिखा था कि यू आर बाउंड टू डिस्क्लोज टू बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बिल्ड, लेकिन ऑफ कोर्स आपको तो पता होना चाहिए तभी तो आप डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन इफ द गुड्स आर बिल्ड फॉर हायर, आपको पता हो या ना पता हो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आप हायर पे अगर कोई चीज देते हो तो यू शुड मेक श्योर दैट द थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली। फिर इसके बाद देखा था कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बेलर। बेलर को डिफॉल्ट के बारे में, फॉल्ट के बारे में सॉरी पता होना चाहिए और उसने बेली को नहीं बताया होना चाहिए, और फॉल्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क जनरेट कर रहा है बेली के लिए, या जो यूज है पर्पस है वही आप फुलफिल नहीं कर पा रहा है बेली, इतना बड़ा फॉल्ट होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे बेलर इज लायबल। लेकिन इन केस ऑफ हायर बेलर को पता हो ना हो ही इज लायबल। समटाइम्स वो बोल रहा है कि गुड्स आर ऑफ डेंजरस नेचर, उस केस में आप क्या करेंगे? तो ड्यूटी, इट विल बी अ ड्यूटी ऑफ बेलर टू इंटीमेट द बेली दैट द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर, मतलब वो एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। फिर देयर इज अ ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। बेलर की एक और ड्यूटी है टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। यहां पे ऐसा लिखा है कि बाय द कंडीशन ऑफ बेलमेंट goods are to be kept or carried or have to work done upon them by the bailey for the bailor and the bailey is to receive no remuneration। इसको बोलते हैं ग्रेट्युटियस बेलमेंट, यानी ओनली फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। अगर कोई ऐसा ग्रेट्युटियस बेलमेंट हो रहा है तो बेलर इज सपोज टू पे ऑर्डिनरी एज वेल एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो बेली को इनकर करना पड़ा। समझे क्या हुआ? अगर ग्रेट्युटियस बेलमेंट है तो उस केस में वो भी एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, उस केस में बेली जो भी एक्सपेंस इनकर कर रहा है उसको वो सारे एक्सपेंस वो रिकवर कर सकता है बेलर से। लेकिन अगर नॉन ग्रेट्युटियस बेलमेंट है, फॉर एग्जांपल ज़ूम कार ऑन हायर,
तो सर जूम कार आप हायर पे लोगे तो उसमें पेट्रोल डालना, ये ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, आपको बियर करना है। आप अगर कहीं जा रहे हो तो टोल चार्जेस आएंगे, आपको पे करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम निकलता है और कुछ ऐसा काम निकलता है जो आप यू आर नॉट सपोज टू पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस निकलता है, तो दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस कैन बी क्लेम्ड बाय बेलर। तो अगर आप if it is non-gratuitous bailment, then only extraordinary expenses are to be borne by bailor। फिर ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अगर आपने ग्रेजुइटियस बेलमेंट किया है और आप ग्रेजुइटियस बेलमेंट को क्या कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो प्री मैच्योरली, मतलब मेरा फ्रेंड आके मेरे को बोला था कार मुझे चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स को ड्रॉप करना है पुणे स्टेशन तक, मैंने वो बीच रास्ते में उससे कार वापस ले ली कि मेरे को अर्जेंट काम है। तो जितना बेनिफिट उसको उस कार से नहीं हुआ, उससे ज्यादा उसको अभी लॉस और एक्सपेंस हो सकता है, बिकॉज उनके पेरेंट्स की गाड़ी छूट सकती है, फ्लाइट नहीं सॉरी पुणे स्टेशन अगर ट्रेन छूट सकती है और उसकी वजह से एडिशनल उसको एक्सपेंस हो सकता है। तो ये सारा जो एडिशनल एक्सपेंस है आई विल हैव टू बेयर बिकॉज आई हैव प्री मैच्योरली टर्मिनेटेड अ ग्रेजुइटियस बेलमेंट। इज दैट क्लियर? फिर बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टू बेली। फिर बेलर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेली के लिए, क्या? तो इंडेमनिफाई एनी लॉस। अगर डिफेक्टिव टाइटल इन गुड्स था, यानी मेरे पास टाइटल नहीं था और मैंने बेलमेंट कर दिया और उस वजह से बेली को कुछ लॉस हो गया, तो मेरी ड्यूटी है कि वो लॉस में इंडेमनिफाई करूंगा। और एक और मेरी ड्यूटी है टू रिसीव बैक द गुड्स। मैं जब अगर बेली मुझे वापस गुड्स दे रहा है तो मैं मना नहीं कर सकता वो लेने से, ठीक है, तो मुझे वो वापस लेना ही पड़ेगा। फिर ड्यूटीज ऑफ बेली देखी थी हमने, ये बहुत अमेजिंग ड्यूटीज थी। पहला ड्यूटी था टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। गुड्स को आप ऐसा केयर लो जैसे वो आपके अपने गुड्स हो। इज दैट क्लियर? हमने ये देखा था कि अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो केयर लेता है गुड्स की, वो केयर आपको लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू अनऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन विद द गुड्स। मतलब सर आपने घोड़ा हायर पे लिया था खुद बैठ के कहीं जाने के लिए, अब आपने क्या कर दिया, वो घोड़े के ऊपर आप बहुत सारा 25, 30, 40 किलो सामान, 50 किलो सामान, 100 किलो सामान डाल के ढो रहे हो। इट इज इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। आपने जिस चीज के लिए जो हायर किया है वही चीज में आपने यूज करना चाहिए। तो मतलब पहला क्या था, टेक रीजनेबल केयर, दूसरा है नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। अगर आपने इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स किया तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। फिर हमने लिखा था एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विदाउट फर्स्ट टेकिंग कंसेंट और परमिशन ऑफ बेलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बासमती राइस दिया, आपके पास नॉर्मल क्वालिटी के राइस है, आप मेरे बासमती राइस अपने राइस में मिक्स नहीं कर सकते विदाउट माई परमिशन। अच्छा चलो सपोज करो आपने विदाउट माई कंसेंट मिक्स भी कर लिया, तो जो उसको सेपरेशन का जो कॉस्ट रहेगा वो यू विल हैव टू बियर। अगर वो सेपरेबल नहीं है तो जो मुझे लॉस हुआ, जो बासमती राइस मैंने दिया था, जो मुझे लॉस हुआ, वो लॉस की भरपाई करना भी आपका काम है। किसका? बेली का काम है। फिर रिटर्न द गुड्स। बेली गुड्स को अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकता। यानी मैंने आपको गाड़ी दी सर्विसिंग करने के लिए और आप 2 साल से मुझे वापस दे रहे हो बोल के बस अभी काम हो रहा है, अभी बस काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता। एक दिन का काम एक दिन में वापस करना चाहिए था। यू हैव अ ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स बैक टू द बेलर। ओके, अगर बेली के किसी डिफॉल्ट की वजह से गुड्स रिटर्न नहीं हो पाए और बेलर को उस वजह से कुछ लॉस हो जाता है, उसकी भरपाई करने का जिम्मेदारी भी बेली का होता है। फिर रिटर्न एनी एक्रीशन फ्रॉम द गुड्स। मैंने आपको अपनी गाय दी थी और वो गाय ने बछड़ा दे दिया जब तक वो आपके पास था। अब जब आप गुड्स रिटर्न करोगे तो आप बोलोगे भाई तूने मुझे गाय दी थी, ये ले तेरी गाय वापस। मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, मैंने गाय दिया और वो गाय के ऊपर एक्रीशन भी हुआ, मतलब एक काफ भी अब आपके पास है, वो काफ भी आप मुझे दो। इट विल बी योर ड्यूटी टू गिव दैट टू मी। और दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कोई शेयर्स दिए और मैं वापस जब लेने आऊंगा तो हो सकता है शेयर्स पे डिबेंचर्स डिविडेंड या बोनस दिया गया होगा, तो आपको बोनस डिविडेंड जो भी है वो भी आपको मुझे देना पड़ेगा। You will have to return the accretion from the goods as well, and not to set up any adverse title। यानी जो टाइटल अभी क्लियर है उसको आप एडवर्स नहीं कर सकते ये बोल के कि गुड्स मेरे पास बेलमेंट में रखे हुए हैं, यू कैन नॉट सेल द गुड्स। ओनर ऑफ द गुड्स हैव राइट टू सेल द गुड्स नो मैटर द गुड्स आर इन हिज पोजीशन और इन द पोजीशन ऑफ एनी बेली। फिर राइट ऑफ बेलर, हमने यहाँ पे देखा था जो ड्यूटी है बेली की वो राइट बन जाता है बेलर का, और जो ड्यूटी है बेलर का वो राइट बन जाता है बेली का। फिर भी देख लेते हैं, यू हैव अ राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। सर पहली बात, अगर ग्रेचुइटियस बेलमेंट आप करके रखे हो, यू हैव अ राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। इट्स अ राइट ऑफ बेलर टू टर्मिनेट द बेलमेंट बिकॉज उसका गुड्स है, उसको उसकी मर्जी। हाँ, अगर आपने ग्रेचुइटियस बेलमेंट को टर्मिनेट किया और जो बेली है उसको जितना फायदा हुआ होगा इस कॉन्ट्रैक्ट से उससे ज्यादा उसको लॉस हो गया तो एक्स्ट्रा लॉस की भरपाई करना आपकी जिम्मेदारी है।
फिर देखा था प्री मैच्योर टर्मिनेशन। हमने देखा था कि बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से टर्मिनेशन हो सकता है। पहले देख लेते हैं कौन से सर्कमस्टेंसेस में टर्मिनेशन हो सकता है। तो यहां पर बोला है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, जो टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया था वो टाइम पीरियड ही खत्म हो गया, तो भाई अब टर्मिनेशन होगा। यानी जूम कार आपने 2 दिन के लिए लिए, 2 दिन हो गए तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। फिर ऑन फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, मैंने आपको गाड़ी दी थी सर्विसिंग के लिए, जैसे सर्विसिंग हो गई टर्मिनेट हो गया। फिर बाय नोटिस भी आप टर्मिनेट कर सकते हो, कब? अगर बेली इज यूजिंग द गुड्स इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ और टर्म्स ऑफ बेलमेंट, जो मैंने घोड़े का एग्जांपल दिया था। और दूसरा ग्रेचुइटस बेलमेंट है तो वो कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, बशर्ते है कि ग्रेचुइटस बेलमेंट अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो तो बेली को अगर फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी भी बेलर की रहेगी, ठीक है। लेकिन टर्मिनेट करने का राइट उसके पास है। हाँ, जिम्मेदारी है पैसे भरने की, लेकिन राइट भी है। फिर बाय डेथ, सर दोनों में से एक भी पार्टी का अगर डेथ हो जाता है, अगर ये ग्रेचुइटस बेलमेंट में बेलर या बेली किसी का भी एक का डेथ हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है, घोड़ा ही अगर मर गया तो फिर देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ बेलमेंट, गुड्स ही चले गए तो। ये सारे हमने देखे थे कि यहाँ सब टर्मिनेशन हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस है। फिर हमने ये भी देखा कि अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट और आप टर्मिनेट कर रहे हो तो आपको अगर गुड्स से ज्यादा बैड, मतलब अगर प्रॉफिट से ज्यादा लॉस हुआ है बेली को, तो आपको फिलअप कर मतलब उसको कंपेंसेट करके देना पड़ेगा। यू हैव अ राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, इस पे हमने पूरा का पूरा एक पैरा पढ़ा है, पहले वो एक बार पढ़ लेते हैं। पैरा ऐसा बोलता है, आप बेलर हो या बेली हो डजंट मैटर, आप बेलर हो या बेली हो डजंट मैटर, अगर किसी थर्ड पर्सन ने कोई आपके अगेंस्ट में, गुड्स के अगेंस्ट में रॉन्ग डूइंग किया है तो आप उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो। इतना ही नहीं, केस करने के बाद अगर उससे आपको कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है, यानी केस में आप जीत गए और आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है, वो अमाउंट भी बेलर बेली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपस में बांट सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये सेक्शन नंबर 180 बोल रहा है और 181 बोल रहा है, ठीक है। फिर हमने और क्या देखा था? फिर हमने देखा था राइट टू सू द बेली। आप कुछ ABCDE, ये 5 रीजन से, ये डी है और ये ई है, ये 5 रीजन से आप अब बेली को सू कर सकते हो। क्यों? कब? जब लॉस इज कॉस्ट टू द गुड्स बाय नेग्लिजेंस ऑफ बेली। हमने देखा है ऊपर ड्यूटी ऑफ बेली में पहली ड्यूटी थी टू टेक रीजनेबल केयर। अगर वो इफ ही डजंट टेक रीजनेबल केयर मींस ही इज नेग्लिजेंट, एंड इफ ही इज नेग्लिजेंट एंड सम लॉस इज कॉस्ट टू द बेलर, in that situation he has a right to sue Bailey for compensation. Next, right to claim compensation from unauthorized mixing of goods। ऊपर वहां पे बोला था मिक्सिंग नहीं करने का, आपने कर लिया, बस उसका भी आपके पास राइट है टू सू द बेली फॉर अनऑथराइज्ड मिक्सिंग ऑफ गुड्स। यू हैव राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। वहां पे बोला था इनकंसिस्टेंट यूज मत करो, यहाँ आप अगर आपने कर लिया तो आपके बेलर हैज अ राइट टू sue you for the damages. Then you have a right to demand back the goods, आपके गुड्स है भाई, जब चाहिए आप वापस मांग सकते हो। And then right to any accretion to the goods billed, अगर कोई accretion हुआ है तो वो भी आप वापस मांगने का राइट अधिकार रखते हो। इतने सारे राइट है बेलर के। इन शॉर्ट जो ड्यूटी है बेली की वो यहाँ पे राइट बन गया। फिर देखो राइट्स ऑफ बेली। सर अगर आप जॉइंट बेलर्स है तो किसी भी एक्सेप्ट देयर इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, किसी भी एक जॉइंट बेलर को बेली वो गुड्स वापस रिटर्न कर सकता है। Also Bailey has a right to indemnity अगर there is a defect in the title। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूरा देख लो। Bailey is entitled to be indemnified by the bailor for any loss arising to him by reason that bailor was not entitled to make the bailment। यानी आपके पास ही टाइटल नहीं था, हमने ऊपर देखा है, ऊपर आपके पास टाइटल ही नहीं था गुड्स को बेल करने का, बेलमेंट का, फिर भी आपने कर दिया और बेली को उस वजह से कुछ लॉस होता है तो वो लॉस की भरपाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? बेलर की है। और बेली का ये राइट बनता है कि ये इंडेमनीफाई हो जाए। मतलब अगर आप इंडेमनीफाई नहीं करेंगे तो बेली आपको कोर्ट में लेके जा सकता है, बिकॉज उसका राइट है टू गेट इंडेमनीफाइड। ओके, और अगर वो कोर्ट में जा रहा है तो ही कैन क्लेम ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। फिर राइट टू क्लेम कंपेंसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। सर अगर आपने फॉल्टी गुड्स दे दिए, आपने जूम कार में खराब कार दे दी बेली को, तो जो भी उसको कॉस्ट इनकर किया है उसने उस कार को ठीक करने में, वो सारा कॉस्ट वो रिकवर कर सकता है बेलर से। देन यू हैव राइट टू क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ये भी हमने देखा, अभी आप अगर इफ द गुड्स आर बिल्ड फॉर हायर और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस आ रहा है तो वो भी आप रिकवर कर सकते हो। देन यू हैव राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स। इसमें इस पॉइंट को याद रखने के लिए मैंने आपको टीवी वाला एग्जांपल याद बताया था। टीवी सी का था, उसने ए को दिया था दुरुस्त करने,
ए और बी दोस्त थे, तो ए ने वो टीवी दुरुस्त करके ओनर को यानी सी को देने के बजाय अपने दोस्त बी को दे दी और बोला कि भाई तू देख एंजॉय कर। एक दिन सी को ये बात पता चल गई, तो सी वो टीवी वापस लेने आया बी के पास, लेकिन बी ने उसको बोला कि भाई मैं तो टीवी ए से लिया हूं, अब मुझे नहीं पता आप ओनर हो या ए ओनर है। तो बी क्या करेगा, कोर्ट में एक केस लेके चले जाएगा और कोर्ट विल डिसाइड कि टीवी किसको जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? फिर राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज। मैंने पर्टिकुलर लीन के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ाया है। पर्टिकुलर लीन मतलब जिस गुड्स पे अगर आपने किसी भी प्रकार का लेबर या स्किल यूज किया है, अप्लाई किया है, उस प्रोडक्ट या उस गुड्स को रिटेन करने का यानी अपने पास लीन करके रखने का राइट आपके पास होता है। और ये इम्प्लाइड राइट है और ये सबको है ये राइट, और ये बेली को भी वो राइट है। तो अगर आपने गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी है और अगर आगे होंडा सर्विस सेंटर वाला बंदा आपकी गाड़ी पे लेबर इन्वॉल्व कर रहा है, कुछ स्पेयर्स इन्वॉल्व कर रहा है, उसके बाद गाड़ी को सर्विस कर रहा है, तो उसके पास राइट है कि वो अपने पास वो गाड़ी तब तक रखेगा जब तक आप उसके बिल का भुगतान नहीं करते। एक बार आपने बिल का भुगतान कर लिया तभी वो आपकी गाड़ी आपको वापस देगा। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर लीन। एक और चीज होती है जनरल लीन, उसमें बोलते हैं जनरल अकाउंट बैलेंस के लिए आप कोई और मतलब आप दो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन नंबर ए में सिक्योरिटी रखे हो, ट्रांजैक्शन नंबर बी में सिक्योरिटी नहीं रखे हो, फिर भी आप ट्रांजैक्शन नंबर बी के लिए ट्रांजैक्शन नंबर ए की सिक्योरिटी को होल्ड करके रख सकते हो। उसको बोलते हैं राइट ऑफ जनरल लीन। ये कुछ ही लोगों को है, जैसे बैंकर, पॉलिसी ब्रोकर, फैक्टर, फिर अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, इन लोगों को वो पावर दिया हुआ है। वॉरफिंगर, इन लोगों को पावर दिया हुआ है। वो यहाँ पे नीचे राइट ऑफ जनरल लीन आया। राइट ऑफ जनरल लीन के लिए आपको, अगर आप बैंकर, फैक्टर, वॉरफिंगर, अटॉर्नी ऑफ हाईकोर्ट या पॉलिसी ब्रोकर हो तो आपको ये बाय डिफॉल्ट दिया गया है। लेकिन ये 5 लोगों के अलावा अगर आप कोई हो तो आपको ये एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि आई हैव अ राइट ऑफ जनरल लीन, तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये पर्टिकुलर लीन जैसा राइट नहीं है कि बाय डिफॉल्ट आपको मिला है। पर्टिकुलर लीन का तो सबको बाय डिफॉल्ट मिला है, लेकिन जनरल लीन का सिर्फ केवल ये 5 लोगों को बाय डिफॉल्ट मिला है, बाकी लोगों को इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये दो चीज देखी। फिर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, अगर आपको राह चलते कोई सामान मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हो? तो पहले तो बोला है कि सर आप उसको सू नहीं कर सकते कोर्ट में फॉर कंपेंसेशन। हाँ, आप उससे मांग सकते हो कि भाई मुझे आपको ढूंढने में थोड़ा एक्सपेंस हुआ है तो वो मुझे वापस दो, और जब तक वो एक्सपेंस आपको, जब तक वो अमाउंट नहीं देगा तब तक आप उस गुड्स को अपने पास रिटर्न करके रख सकते हो, लेकिन आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, अगर जिस बंदे का गुड्स घूमा है वो बंदे ने अगर कोई कंप्लेंट किया है या कहीं ऐसे ब्राउजर या कहीं एडवर्टाइजमेंट किया है कि जो भी मुझे ये गुड्स ढूंढ के लाकर देगा मैं उसको 1000 का इनाम दूंगा, उस केस में आप उसको सू कर सकते हो 1000 रुपए के लिए, और ये प्राइमरी राइट बन जाता है आपका कि टू गेट द रिवॉर्ड अमाउंट। उसके बाद आपका सेकेंडरी अमाउंट होता है कि जो एक्सपेंस लगे आपको ये वहां तक गुड्स पहुंचाने में या ढूंढने में, ओनर को ढूंढने में, वो भी आप उससे कंपेंसेशन मांग सकते हो। अगर आप कॉमनली फॉर सेल गुड्स अगर आपको कुछ मिलता है तो वो गुड्स आप दो सिचुएशन में बेच सकते हो। एक तो आप ओरिजिनल ओनर को ढूंढ नहीं पाए, और दूसरा ओरिजिनल ओनर को ढूंढा है लेकिन ओरिजिनल ओनर आपको कंपेंसेशन देने से इनकार कर रहा है। उस केस में आप ये कॉमनली सेलेबल गुड्स को सेल आउट कर सकते हो। अगर सेल करके आपको ज्यादा अमाउंट आ रही है तो ओरिजिनल ओनर को आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे दो, अगर सेल करके कम अमाउंट आ रही है तो भी बैलेंस अमाउंट के लिए आप ओनर से मांग सकते हो। इसके बाद हमने देखा था कि पेरिशिंग नेचर के भी गुड्स हो सकते हैं, या आपके लॉफुल चार्जेस जो है वो 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ आर्टिकल से ज्यादा हो गए। लॉफुल चार्जेस कौन से? टू फाइंड द ओनर या टू मेंटेन द गुड्स, आपने कुछ चार्जेस इनकर किए और वो गुड्स के वैल्यू के 2/3 या उससे ज्यादा हो गए, या वो पेरिशेबल गुड्स है, इन दो केस में भी आप सेल आउट कर सकते हो। फिर है जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। पर्टिकुलर लीन मतलब जिस प्रोडक्ट पे आपने, जिस गुड्स पे आपने एक्चुअल लेबर इन्वॉल्व, स्किल इन्वॉल्व किए, उसको रिटेन करने का राइट है आपके पास, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर लीन, जो मैंने आपको होंडा सर्विस सेंटर का एग्जांपल बताया। जनरल लीन ये बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स के लिए है। बैंकर्स आपको पता है बैंक मल्टीपल लोन देती है, सीसी, ओडी, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, एग्रीकल्चर लोन, बहुत टाइप के लोन दे सकते हैं। कुछ लोन में सिक्योरिटी लेगी, कुछ लोन में सिक्योरिटी नहीं लेगी। तो एक लोन की सिक्योरिटी वो दूसरे लोन जिसको सिक्योरिटी नहीं है उसके लिए भी अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, इसको बोलते हैं राइट ऑफ जनरल लीन। फैक्टर वो लोग होते हैं जो एजेंट जैसे होते हैं, लेकिन एजेंसी और फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है? एजेंट के पास पोजीशन होना जरूरी नहीं है, एजेंट मे और मे नॉट पोजेस द गुड्स बिफोर सेलिंग देम, लेकिन फैक्टर जो होते हैं दे विल हैव टू फर्स्ट प्रोक्योर द गुड्स, उनके पास उनके पोजीशन में गुड्स आता है और उसके बाद वो फैक्टर आपके लिए वो गुड्स बेचते हैं एज एन एजेंट। तो ये फैक्टर के पास भी जनरल लीन का एक ऑप्शन होता है, वो किसी और गुड्स जो आपने उसके पास दिए उसको अपने पास होल्ड करके रख सकता है जब तक आप पहले का पेमेंट उसको नहीं
करते। वॉर्फ फिंगर्स क्या होते हैं? वॉर्फ फिंगर्स आर द पीपल हु आर मैनेजिंग द वॉर्फ। सर वॉर्फ क्या होता है? ये डॉक जैसा होता है सर। डॉक आपने देखा जहां पे शिप्स आके रुकती है और वहां पे बहुत लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, तो वो वॉर्फ फिंगर्स जो होते हैं, जो ऑफिस संभाल रहे हैं वॉर्फिंग का, वहां पे लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है शिप का, वहां पर वो लोगों के पास भी जनरल लीन है, वो आपके शिप को और या उसका सामान अपने पास अटका के रख सकते हैं जब तक आप उनको चार्जेस पे नहीं करते। वो चाहे इस ट्रांजैक्शन के चार्जेस हो या पुराने किसी ट्रांजैक्शन के चार्जेस हो, वो मैटर नहीं करता। फिर है सर अटॉर्नीज। अटॉर्नी बोल तो ये लॉयर्स होते हैं, हाई कोर्ट के लॉयर्स, उनके पास अगर आपके मल्टीपल केसेस चल रहे तो आपकी कुछ चीजें, ये गुड्स अपने पास रिटेन करके रख सकते हैं। देन देयर इज अ पॉलिसी ब्रोकर। सर ये इंश्योरेंस पॉलिसी ब्रोकर्स होते हैं, और ये एक नहीं मल्टीपल पॉलिसी में अगर किसी दूसरे पॉलिसी में कोई सिक्योरिटी दी है तो इस पॉलिसी के लिए भी वो सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर किसी को ये राइट ऑफ जनरल लीन चाहिए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा, तभी उसको वो जनरल लीन मिलेगा। तो जनरल लीन का 171 है, पर्टिकुलर का 170 है। जनरल लीन बोला है कि राइट टू कीप इन पोजीशन गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स अगेंस्ट जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। लेकिन पर्टिकुलर लीन के बारे में बोला है आप यू हैव अ राइट टू रिटेन स्पेसिफिक गुड्स ओनली विच आर बीन बेल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट। इसके बाद में बोला जनरल लीन इज नॉट ऑटोमेटिक बट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू एन एग्रीमेंट। इट इज एक्सरसाइज बाय बेली ओनली बाय नेम। यहाँ पे बोला है कि पर्टिकुलर लीन इज ऑटोमेटिक, ये बाय डिफॉल्ट आपको दे के रखा हुआ है। जनरल लीन भी बाय डिफॉल्ट दे के रखा है, लेकिन किसको? ओनली फॉर बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स एंड और एक आइटम था ना यहाँ पे, बैंकर, फैक्टर, वॉर फिंगर, अटॉर्नीज एंड अटॉर्नीज ऑफ अटॉर्नीज के लिए भी। फिर यहाँ पे और है कि ये जो है पर्टिकुलर लीन, ये तभी उसी प्रोडक्ट पे कर सकते हो जिसपे आपने लेबर स्किल इन्वॉल्व किया हुआ है, और ये सबको मिलता है, बेली को, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड को, प्लेजी को, अनपेड सेलर को, एजेंट को। इसमें से हमने बेली देखा कौन है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड भी हमने देखा, प्लेजी कौन है हमने देखा है, अभी रिवाइज करने वाले हैं। अनपेड सेलर, एजेंट, ये सब हम एजेंसी वाले, जो हम नया चैप्टर, नया यूनिट चालू करेंगे उसमें हम देख लेंगे। फिर हमने देखा प्लेज। प्लेज बोले तो प्लेज मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब क्या होता है? ये एक वैरायटी है बेलमेंट का, मतलब ये बेलमेंट ही और कुछ नहीं है। प्लेज मतलब बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, एकदम सिंपल। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर व्हाट? तो फॉर पेमेंट ऑफ एनी डेब्ट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस, इट इज नोन एज प्लेज। Bailment of goods for as a security, bailment of goods as security for payment of debt or performance of promise, it is known as pledge। इसमें दो पार्टीज होती है, पॉनर और पॉनी, या प्लेजर और प्लेजी। सर पॉनर मतलब जो बंदा अपने गुड्स दे रहा है, पॉनी बोले तो जो बंदा गुड्स ले रहा है, प्लेजर बोले तो जो बंदा गुड्स दे रहा है, प्लेजी बोले तो जो बंदा गुड्स ले रहा है। ओके, इसमें गुड्स का जो पर्पस है, बेलमेंट में हमने ऊपर पढ़ा था कि बहुत सारे अनेकों पर्पस हो सकते हैं, लेकिन प्लेज में पर्पस एक ही है, क्या? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मतलब ये ऑलवेज एक कंसिडरेशन के रूप में हो रहा है। देखो ना, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो तभी तो आपको लोन मिल रहा है, तो ऑलवेज याद रखो प्लेज में कंसिडरेशन होता है, और वो होता है सिक्योरिटी। पर्पस होता है और वो होता है सिक्योरिटी। इसेंशियल्स क्या क्या है? प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। तो ऑफकोर्स बेलमेंट के जो सारी चीजें वो यहाँ पे अप्लाई होती है, उसके अलावा कुछ चीजें लगती है। क्या? तो बेलमेंट इज ओनली फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ एनी डेट और परफॉर्मेंस ऑफ एनी गुड प्रॉमिस। देन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज हैज टू बी सम गुड्स, द प्लेज्ड गुड्स शैल बी इन एग्जिस्टेंस एंड देयर डिलीवरी शुड बी मेड ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी। फिर हमने कुछ देखा राइट्स ऑफ पॉनी। राइट्स ऑफ पॉनी में क्या देखा? राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स। पॉनी हैज अ राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स जब तक कि उसका पेमेंट नहीं मिलता उसको, ठीक है, वो रिटेन करके अपने पास रख सकता है, ये उसको इनहेरेंट राइट दिया हुआ है। फिर राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ए ने अपने कुछ ज्वेलरीज बी के पास गिरवी रखे और उससे कुछ पैसे लिए, वो पैसे इंटरेस्ट सहित वापस दे दिए, तो ज्वेलरी वापस ले सकता था। ज्वेलरी लेने के बजाय उसने क्या किया? और लोन ले लिया। तो अब ये जो सेकेंड लोन लिया है, इसके अगेंस्ट में भी वो फर्स्ट सिक्योरिटी अप्लाई हो जाएगी, जो गोल्ड है। समझे आप? यहाँ पे क्या हुआ है? ए ने दिया अपनी ज्वेलरी बी को, और इसके अगेंस्ट में इससे लोन ले लिया। यहां तक सब मैटर सही चल रहा था। ये लोन पे कर दिया तो ज्वेलरी उसको मिल जानी चाहिए, लेकिन वो ज्वेलरी लेने के बजाय एक और लोन ले लिया उसने बी से, ठीक है, ये लोन भी पे कर दिया, फिर एक और लोन ले लिया, ऐसे वो कंटिन्यूअस लोन लेते जा रहा है। तो ये अलाउड है, जब तक वो लोन रिपे नहीं होता तब तक यही ज्वेलरी उस पर अप्लाई होती रहेगी एज अ सिक्योरिटी। इज दैट ओके? फिर पॉनी हैज अ राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। पॉनी जो है उसको गुड्स सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखना है, उसको ना वो यूज कर सकता है, हमने आगे देखेंगे ड्यूटी ऑफ पॉनर, ड्यूटी ऑफ पॉनी में, ना वो यूज कर सकता है, ना बेच सकता है, ना कुछ कर सकता है, उसको उठा के वो सिर्फ अपने पास रखना है सेफ कीपिंग के लिए, कि भाई अगर इसने पेमेंट नहीं किया तो मैं इसको बेच के अपना रिकवर कर लूं।
लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस हो रहा है तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस पॉनी किससे ले सकता है? पॉनर से ले सकता है। देन देयर इज अ पॉनी इज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। हाँ, अब अगर पॉनर ने जो लोन लिया था या जो जैसे हमारे एग्जांपल में ज्वेलरी देके लोन लिया था, अगर ये लोन रीपे करने में उसने डिफॉल्ट कर दिया तो अब पॉनी के पास ऑप्शन आ जाता है। पॉनी के पास क्या ऑप्शन आ जाता है? टू सेल द ज्वेलरी, सेल द गुड्स एंड रिकवर द अमाउंट। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना है? वो एक बार इंटीमेट करेगा, नोटिस देगा, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो एक्चुअल सेल करेगा। ओके, फिर पॉनर के भी कुछ राइट्स है। पॉनर का एक ही राइट है, सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। क्या राइट है उसका? जब तक के गुड्स सेल आउट नहीं हो जाते तब तक उसके पास है राइट टू रिडीम दोज गुड्स। यानी बी, जब तक ए ये ज्वेलरी सेल नहीं करता सी को, जिस दिन तक ये सेल होता नहीं तब तक बी के पास राइट है टू पे द अमाउंट एंड टेक द ज्वेलरी होम। इसको बोलते हैं राइट टू रिडीम। एक ही राइट है, राइट ऑफ पॉनर। फिर है ड्यूटीज ऑफ पॉनी। जिसके पास ज्वेलरी पड़ी है ए के पास, उसके पास क्या क्या ड्यूटीज है? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ प्लेज्ड गुड्स, ड्यूटी टू मेक नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, रिटर्न द गुड्स व्हेन दैट हैज बीन पेड, डोंट मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स, डू नॉट एक्ट इन एनी इनकंसिस्टेंट वे, only act as per the terms of the pledge, and duty to return the accretion on the goods। ये सारे ड्यूटीज है पॉनी की। पॉनर की क्या ड्यूटी है? द पॉनर इज लायबल टू पे द डेब्ट एंड परफॉर्म द प्रॉमिस एज द केस में बी। इट इज ड्यूटी ऑफ पॉनर टू कंपेंसेट द पॉनी ऑफ एनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। इट इज ड्यूटी ऑफ पॉनर टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स which may put the pawnee to extraordinary risk. If loss is occurred to the pawnee due to the defect of pawner's title of the goods, the pawner must indemnify the pawnee। यहां पर क्या हुआ है? मेरे ज्वेलरी नहीं थी, मैंने किसी और की ज्वेलरी आपके पास गिरवी रख दी थी, तो यहां पर पॉनर विल हैव टू इंडेमनिफाई पॉनी ऑफ द लॉस। इफ द पॉनी सेल्स द गुड्स ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द पॉनर मस्ट पे द डेफिसिट। तो यहां पर ऐसा होता है कि समझो ए थर्ड लोन उसने एक्चुअली पे नहीं किया, तो ए के पास राइट है टू सेल द गोल्ड। अब समझो ए ने ये ज्वेलरी जब सेल किया तो उसको मोर देन डेट मिला पैसा, यानी जितना रिकवर करना था उससे ज्यादा पैसा मिला, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो किसको वापस कर देगा? वो पॉनर को वापस कर देगा। लेकिन अज्यूम करो अगर उसको कम पैसा मिला होगा तो क्या करेगा? तो बैलेंस जो है वो पॉनी से रिकवर करेगा। क्लियर है? राइट है उसके पास। फिर है प्लेज बाय नॉन ओनर्स। ऐसा भी कभी कभी होता है कि आप ओनर नहीं हो गुड्स के, फिर भी आप गुड्स को गिरवी रख रहे हो और लॉ उसको वैलिड बोलता है। कब होता है? अगर आपका मर्केंटाइल एजेंट ये आपके लिए कर रहा है तो एजेंसी तो हम अभी पूरा पढ़ने वाले हैं, तो इतना इमेजिन करो कि एक मर्केंटाइल एजेंट, एक वैलिड एजेंट अगर आपके बदले गुड्स पॉन कर रहा है तो दैट इज 100% अलाउड। फिर क्या देखा हमने? फिर यहाँ पे कुछ नेसेसरी कंडीशन है फॉर वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 178। क्या? द पर्सन प्लेजिंग द गुड्स मस्ट बी अ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ गुड्स इन एंड और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सच पोजीशन मस्ट बी इन कंसेंट ऑफ द ओनर। ओनर को बता के आपको करना है, और पोजीशन आपने डिसऑनेस्टली नहीं लिया, आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये पोजीशन मिला है, तभी ये प्लेज वैलिड रहेगा। प्लेज मस्ट हैव बीन मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट। फिर प्लेजी मस्ट एक्ट इन अ गुड फेथ, यानी जो बंदा ये प्लेज ले रहा है उसने भी गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए। प्लेजी शुड हैव नो नोटिस ऑफ द प्लेजर्स डिफेक्ट इन द टाइटल। इफ द pledgee knows that the pledger has defective title, then the pledge is not valid. Then pledge by a person in possession under voidable contract. Sir, voidable contract मतलब contract is not terminated as such, but it can be terminated by any one of the parties. हमने ऊपर देखा था कि अगर आप इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स कर रहे हो तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। हमने ऊपर पढ़ा था, यानी कि आपने घोड़े पे जब अननेसेसरी बर्डन डाला, जबकि आप उसको सामान ढोने के लिए लिया ही नहीं था, आपने उस पर बैठ के ट्रैवल करने के लिए लिया था, तो यू आर इन मेकिंग इनकंसिस्टेंट, यू आर डूइंग इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड। इस केस में बेलर जो है, जिसका घोड़ा है, वो कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है ना, कैंसिल टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन वो करा नहीं है अभी तक। ये वॉइडेबल है, वॉइड नहीं है। अभी वॉइडेबल है मतलब बेलर विल, अच्छा बेलर ये भी तो बोल सकता है भाई तूने ये काम के लिए लिया था, ये काम कर रहा है, अगर तू पहले मेरे को बोलता है कि तेरे को सामान ढोना है तो मैंने तेरे से 1000 जो लिए उसके बजाय मैं तेरे से 5000 रुपए लेता। एक काम कर, मैं वॉइड कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट, मैं मेरा घोड़ा वापस लेके चले जाऊंगा अगर तू मेरे को बैलेंस 4000 पे नहीं करता। तो इट इज एंटायरली अप टू द बेलर कि वो कैंसिल करना चाहता है उसको या उसको और
कुछ चाहिए करना है। तो अगर आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर है और वॉइड नहीं हुआ है और आपने प्लेज कर दिया है तो ये अलाउड है, यहां पे पॉइंट नंबर बी में बोला है, बशर्ते कि प्लेजी इज एक्टिंग इन अ गुड फेथ। फिर प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, हमने ये भी देखा था कि हमने 85% कोई और होल्ड करके रखता है अगर गुड्स का, और 15% अगर आपके पास है ओनरशिप, तो आप लिमिटेड एक्सटेंट तक भी गुड्स को पॉन कर प्लेज करके रख सकते हो। आप 15% के लिए गुड्स को पॉन करके रखोगे, कितने परसेंट के लिए? 15%, क्योंकि आपका लिमिटेड इंटरेस्ट है, जितना आपका लिमिटेड इंटरेस्ट है उतना इंटरेस्ट आप प्लेज कर सकते हो। सर व्हाट इफ देयर आर को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, सर अगर को ओनर्स है तो किसी एक के पोजीशन में प्रॉपर्टी होगी, तो अगर बाकी को ओनर्स ने उसको परमिट कर दिया तो वो एक अकेला को ओनर सबके बदले में वो उसको प्लेज कर सकता है। देन प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन, हमने देखा था कि हमने साइकिल खरीदी थी और उसी डीलर के घर पे ही छोड़ दिए थे और डीलर ने उसको प्लेज कर लिया, और जिसके साथ प्लेज किया उसको इसका डिफेक्ट का मालूम नहीं था, तो वो वैलिड प्लेज है, ये अलाउड है। हमने देखा था ना, ए ने साइकिल खरीदा था बी से, बट बी के यहीं छोड़ के चला गया था, बी ने इसको प्लेज कर दिया सी के साथ, सी को इसकी कोई भनक नहीं थी कि ये साइकिल बिक चुकी है, तो ये वैलिड प्लेज है, इसको वैलिड प्लेज मानेंगे। ठीक है, फिर बेलमेंट प्लेज का डिफरेंस भी हमने देख लिया था, क्या क्या डिफरेंस था। यहाँ पर 1% टू अनदर पर्सन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, यहाँ पे 1% टू अनदर फॉर सिक्योरिटी है। फिर यहाँ पे बोला डिलीवरिंग ऑफ गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यहाँ पे दो पार्टीज है, बेलर और बेली, यहाँ पे कौन से दो पार्टी है? पॉनर और पॉनी। फिर बेलमेंट का पर्पस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बोला है, लेकिन यहाँ पे पर्पस सिक्योरिटी है। यहाँ कंसिडरेशन होना नहीं होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ ऑलवेज कंसिडरेशन है बिकॉज सिक्योरिटी इज अ कंसिडरेशन। एंड बेली हैज नो राइट टू सेल द गुड्स, यहाँ पॉनी हैज अ राइट टू सेल द गुड्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट। और भी हमने कुछ चीजें देखी थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो आई होप ये रिवीजन आपको यूजफुल लगी हो। अगर बहुत फास्ट रिवीजन होती है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग थोड़ा स्लो रिवीजन भी कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है, हम लोग ये क्लास के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और क्लास में हम लोग हर दिन जब नया स्टार्ट करने से पहले हमने जो अभी तक इस चैप्टर का पढ़ा है, हम पूरा चैप्टर एनीवेज रिवाइज करते हैं। तो हमारे लिए एक चैप्टर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो रहा है, तो हम लोग ये स्पीड में रिवीजन ग्रास्प कर लेते हैं। इनफैक्ट इससे भी फास्ट रिवीजन हम करते हैं, ये सिर्फ यूट्यूब के लिए मैं इसको और थोड़ा स्लो रिवाइज कर रहा हूँ, अदरवाइज हम इससे भी फास्ट रिवीजन करते हैं। तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज हम क्लासेस में इसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। सर थ्योरी का ना फायदा ही है, थ्योरी को आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। ये जो लेक्चर्स आप देख रहे हो ना, रिवीजन लेक्चर्स, ये एक बोलते हैं ना एक सोने का अंडा है भाई। तुमको इसका इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, जब एग्जाम तुम्हारे पास आएगा ना तब उसको आपको इस वीडियोस का इंपॉर्टेंस समझेगा। बिकॉज एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना ठीक है ना, बट बार बार जब वो रिवाइज करना रहता है ना, खुद से वो उतने फास्ट पेजेस नहीं पलटते जितने फास्ट मैं यहाँ पे आपको लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लगती हो। अगर ये लगती है तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, एक बटन दबाने में क्या तुम लोग का चला जाएगा, लेकिन मेरे को बहुत बड़ा बूस्ट हो जाता है कि यार इतना अच्छा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। कमेंट करो, कमेंट पढ़ के उतना मजा आता है, और यू वोंट बिलीव, यूट्यूब मजाक नहीं है। लिटरली पास्ट मेनी स्टूडेंट्स जो मेरे प्रोडक्ट खरीदते हैं यूट्यूब से ही, वो देखकर ये लेक्चर्स देखकर प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो डू शेयर माय वर्क विद अदर पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट्स। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू इन नेक्स्ट वन।